हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। देखो सुनना मेरी बात ध्यान से। लास्ट क्लास में मैं आपको क्या पढ़ा रहा था उसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं लास्ट क्लास में आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा था, कॉपी में हमने चार्ट बनाया था, एक बार वो निकाल लो, एक बार वो निकाल लो। मैं आपको लास्ट क्लास में यह पढ़ा रहा था कि किसी भी कंपनी में अगर किसी भी मैटर पे कोई भी डिसीजन लेना है, किसी भी कंपनी में कोई भी मैटर पे अगर कोई भी क्या लेना है, डिसीजन लेना है, तो एक सिंपल सी चीज याद रखनी है कि वो डिसीजन लेने के लिए या तो शेयर होल्डर्स रहेंगे या मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे। शेयर होल्डर्स को अगर डिसीजन लेना है तो जनरल मीटिंग कराएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मीटिंग लेनी है तो बोर्ड मीटिंग कराएंगे। अब शेयर होल्डर्स की मीटिंग यानी जनरल मीटिंग दो टाइप की होती है, एजीएम और ईजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी होती है बोर्ड मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या होती है बेटा? बोर्ड मीटिंग। अब जनरल मीटिंग में हर साल जो मैंडेटरी मीटिंग होगी वो तो एजीएम होगी और बाकी सब ईजीएम होगी, और बोर्ड मीटिंग का कोई टाइप होता नहीं है। बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लेने का एक ही तरीका है, बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन में सिंपल रूल है, फेवर में जो वोट आए हैं वो अगेंस्ट से ज्यादा होने चाहिए। और जनरल मीटिंग में डिसीजन लेने के दो तरीके हैं, ओआर और एसआर। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के केस में फेवर में जो वोट आए हैं वो अगेंस्ट से ज्यादा होने चाहिए, यानी मोर देन 50%। और स्पेशल रेजोल्यूशन के केस में जो वोट फेवर में आए हैं वो 3 टाइम्स होने चाहिए उन वोट्स के जो अगेंस्ट में आए हैं, यानी 75% और मोर। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब बच्चों इधर देखना ध्यान से। अब कल हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे, अगर आपको याद हो, रिजर्वेशन ऑफ नेम का। कल हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे, अगर आपको याद हो, रिजर्वेशन ऑफ नेम का। और रिजर्वेशन ऑफ नेम के टॉपिक पे सेक्शन अगर आपको याद हो तो 5 लग रहा था, सेक्शन आपको याद हो तो 4 लग रहा था, सॉरी 4 लग रहा था। अच्छा, अब रिजर्वेशन ऑफ नेम में मैंने आपको क्या पढ़ाया? अगर मैं एक न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं या एग्जिस्टिंग कंपनी अपना नेम चेंज कर रही है तो पहले आरयूएन फॉर्म में आरओसी को एप्लीकेशन लगाई जाएगी नेम चेंज के लिए। आपने आरओसी को एप्लीकेशन लगा दी नेम चेंज के लिए, आरओसी देखेगी नेम अवेलेबल है या नहीं है। नेम अवेलेबल है तो आपके लिए रिजर्व कर देगी। एग्जिस्टिंग कंपनी के केस में 60 डेज के लिए नेम रिजर्व होगा फ्रॉम डेट ऑफ अप्रूवल, और न्यू कंपनीज के केस में 20 डेज के लिए नेम रिजर्व होगा फ्रॉम डेट ऑफ अप्रूवल। मेन पॉइंट क्या था? अगर बाद में पता चलता है कि कंपनी ने जो नेम का रिजर्वेशन कराया था वो फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देके कराया था, तो उस टाइम पर पहले तो यह देखना पड़ेगा कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है या नहीं हुई है। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी तो सिंपल सा रूल था, कंपनी के लिए जो नेम रिजर्वेशन किया गया है वो कैंसिल हो जाएगा। सिंपल सा रूल था, कंपनी के लिए जो नेम रिजर्वेशन किया गया है वो कैंसिल हो जाएगा, और जो भी एप्लीकेंट था, जितने एप्लीकेशन लगाई थी, उसके ऊपर 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी जाएगी। क्लियर है? अब उसका सेकंड पार्ट हमने कल नहीं डिस्कस किया था, अब वो हमें डिस्कस करना है। मान लो हमने इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देके नेम रिजर्व करा लिया, बाद में पता चला यार ये कंपनी ने तो नेम रिजर्वेशन फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन से कराया था, तब सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को ऑर्डर देगी नाम बदलो। तुमने गलत इंफॉर्मेशन देके नाम रखा ना, इसलिए नाम बदलो। सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को क्या बोलेगी? तुम नाम बदलो। बोले नहीं बदलो, बदलना पड़ेगा। बोले नाम बदलो। कंपनी का नाम पहले जुपिटर था, जुपिटर से उसने अपना नाम सैटर्न कर लिया। गवर्नमेंट बोलेगी लेकिन सैटर्न तो तूने झूठ झूठ बोल के रखा है, सैटर्न तो तूने झूठ झूठ बोल के रखा है। बोले ये भी बदल, बोले ये भी बदल। अब बोले कुछ और रख, मार्स रख, मरकरी रख, नेपच्यून रख, जो रखना है रख, प्लूटो रख, शैलेश रख, जो रखना है रख, बर्बाद करना हो तो शैलेश रख, देख जो रखना है रख। अब देखो खड़े हो जाओ बेंच पे। चलो, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं। अरे वो खड़ा हो गया, पीछे देखो आप, क्या पुरानी बातें कर रहे हो, नया देखो कुछ। चलो, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से। पंखा देखो, टच कर पा रहे हो क्या? कॉम्प्लेन पियो। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सुनना। तो मैं ये बोल रहा हूं अगर ये प्रूफ हो गया कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देके इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को ऑर्डर देगी अब तू नाम बदल। फिर कंपनी के पास 3 महीने का टाइम होगा, जनरल मीटिंग कराए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके शेयर होल्डर से पूछ के नया नाम डिसाइड करे, जो भी नया नाम रखना है। अब कंपनी ने बोला कि यार हम नया नाम रखेंगे एबीसी लिमिटेड, तो ठीक है साहब, अब कंपनी का सैटर्न से नाम एबीसी हो जाएगा। मतलब प्रोसेस क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को ऑर्डर देगी नाम बदलो,
कंपनी को नाम बदलने के लिए कितना टाइम मिलेगा? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में कंपनी को क्या करना होगा? जनरल मीटिंग करानी होगी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होगा और नया नाम डिसाइड करना होगा। बोलिए आया? तो देखो, मैंने कल ये वाला पार्ट आपको रीड नहीं कराया था, बी वाला पॉइंट, यही तो नहीं पढ़ा था हमने। तो हम क्या पढ़ रहे थे सर? हम क्या पढ़ रहे थे सर? मैंने पढ़ाया अगर कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है तो आरओसी क्या करेगी? रजिस्ट्रार पहले कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी, ये तो लॉ का थंब रूल है। आफ्टर गिविंग क्या? एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द कंपनी, क्या करेगी? डायरेक्ट द कंपनी, कंपनी को बोलेगी डायरेक्ट द कंपनी टू रेक्टिफाई इट्स नेम। रेक्टिफाई इट्स नेम का मतलब है, रेक्टिफाई इट्स नेम का मतलब है चेंज इट्स नेम, उसको बोलेगी नाम बदल ले, नाम बदल ले। एंड कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई इट्स नेम, कितने महीनों में? 3 महीनों में। और नाम कैसे बदलेगी कंपनी? बाय पासिंग ओआर, ओआर यानी कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ये तो पहला ऑर्डर है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ऑर्डर तो तब देगी जब ज्यादा गुस्सा नहीं आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा गुस्सा आया तो कंपनी का नाम रिमूव करा देगी, स्ट्राइक ऑफ करा देगी, कैंसिल करवा देगी, हटवा देगी रजिस्टर ऑफ कंपनी से। कहां से? रजिस्टर ऑफ कंपनी से। और ये पॉइंट आज क्लास में तीसरी बार आया है। अगर रजिस्टर ऑफ कंपनी से आपका नाम हटता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है? आपकी कंपनी ना मरी भी रहती है ना जिंदा रहती है, कोमा में चली जाती है। कोमा में चली जाती है मतलब एक बार कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से रिमूव हो गया तो कंपनी कोई भी पावर एक्सरसाइज नहीं कर पाएगी। तो दूसरा ऑर्डर क्या है? स्ट्राइक ऑफ। स्ट्राइक ऑफ का क्या मतलब है? स्ट्राइक ऑफ का मतलब होता है रिमूव करना, या स्ट्राइक ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। कंपनी का नाम रिमूव कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। कहां से रिमूव या कैंसिल कर देंगे? रजिस्टर ऑफ कंपनी से। और ज्यादा ही गुस्सा आ गया, ज्यादा ही गुस्सा आ गया तो बोले बोरिया बिस्तर भान और निकल, यानी कंपनी को सीधे क्या कर देंगे? कंपनी को प्रेजेंट कर देंगे पिटीशन। पिटीशन मतलब एप्लीकेशन लगा दी जाएगी कि कंपनी को क्या किया जाए? वाइंड अप किया जाए। प्रेजेंट अ पिटीशन। और ये पिटीशन किसको लगाई जाती है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को। किसको लगाई जाती है? मतलब सीजी, सीजी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एनसीएलटी को बोलेगी कि तू इस कंपनी को क्या करा दे? वाइंड अप करा दे। तो प्रेजेंट अ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप, प्रेजेंट अ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। बोलिए आया? पर ये सारे कॉन्सिक्वेंस तब है जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी थी। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी तो मैंने कल भी बताया था कुछ नहीं होगा, उस केस में जो रिजर्व नेम है वो कैंसिल हो जाएगा और एप्लीकेंट के ऊपर 1 लाख रुपए का पनिशमेंट हो जाएगा। याद आया? यहां पर आकर बेटा सेक्शन 4 का एक पार्ट खत्म होता है, रिजर्वेशन ऑफ नेम। एक पार्ट खत्म होता है रिजर्वेशन ऑफ नेम। अब सेक्शन 4 का आखिरी पार्ट है, उसके बाद पूरा सेक्शन 4 खत्म होगा। ठीक है? अब देखो सेक्शन 4 क्या बोलता है। बोले जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, आपको लिखना नहीं है, सिर्फ इधर देखना। बोले जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी का कोई ना कोई नाम डिसाइड करोगे। तो बोले कंपनी के नाम से रिलेटेड कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। जब आप कंपनी का नाम चूज करो, और ये लीगल रिक्वायरमेंट्स भी कहां है? सेक्शन 4 में ही है। ये लीगल रिक्वायरमेंट्स भी कहां है? सेक्शन 4 में ही। बोले अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, बोले अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो आपको कंपनी का कोई ना कोई नाम डिसाइड करना पड़ेगा। जब आप कंपनी क्या कर रहे हो? इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, तो आपको कंपनी का कोई ना कोई नाम डिसाइड करना पड़ेगा। तो बोले जो भी नाम आप डिसाइड करो उस नेम में कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। सबसे पहला, वो नाम किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी के नेम से, किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी के नेम से, किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नेम से आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी के नेम से आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी के नेम से टू नियरली रिजेंबल नहीं करना चाहिए। क्या मतलब है इसका? सर आज अगर मैं अपनी कंपनी का नाम चूज कर रहा हूं
तो मेरी कंपनी का नाम किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम के बिल्कुल सेम नहीं हो सकता। लाइक मैंने अपनी कंपनी का नाम रख लिया विप्रो लिमिटेड, पर यार विप्रो लिमिटेड नाम की कंपनी तो पहले से है, तो आइडेंटिकल नाम नहीं हो सकता। रिजेंबल मतलब सिमिलर, टू नियरली रिजेंबल यानी बहुत मिलता जुलता भी नहीं हो सकता, बहुत मिलता जुलता भी नहीं हो सकता। जैसे एक कंपनी है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, आपको पता हो पीएनजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल पता है, कॉलिन यूज करते हो, कॉलिन, कॉलिन होता है ना नीले कलर का, कॉलिन यूज करते हो, पीएनजी का है। अच्छा छोड़ो यार, पार्ले का नाम सुना है, पार्ले का नाम सुना है, तो एक कंपनी है पार्ले लिमिटेड, तो मैंने अपनी कंपनी का नाम रखा पार्ले लिमिटेड। अब पार्ले में एक ए है, मैंने एक एक्स्ट्रा लगा दिया, पार्ले में ई आता है, मैंने वाई लगा दी। अब मेरा नाम क्या है, टू नियरली रिजेंबल है। तो आपकी कंपनी का नाम आइडेंटिकल भी नहीं होना चाहिए और टू नियरली रिजेंबल भी नहीं होना चाहिए टू द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। पहली तो ये लीगल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। दूसरा, आप अपनी कंपनी का कोई भी ऐसा नाम मत रखिए विच कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस, जो नाम रखना ही ऑफेंस है, गुनाह है, गलत है, इलीगल है वो नाम रखना। कोई भी ऐसा नाम मत रखिए विच कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस, कोई ऐसा नाम मत रखिए जो नाम रखना ही अपने आप में क्या है, गुनाह है, जो अपना नाम रखना ही गुनाह है, मतलब इलीगल है, वो नाम ही रखना इलीगल है, मतलब वो आप रख ही नहीं सकते, गलत नाम है, इलीगल नाम है, ऑफेंस है, वो नाम रखना ही ऑफेंस है, बोले ऐसा नाम मत रखो। ठीक है, अब आप बोलो सर ऐसे कौन से नाम है, ऐसे कौन से नाम है सर, जैसे मैं एक बहुत अच्छे इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, एक्चुअल रियल एग्जांपल देता हूं, रियल। सर किसी भी कंपनी को अपने नाम में बैंक वर्ड यूज करना प्रोहिबिटेड है, और अगर आपने अपने नाम में बैंक वर्ड यूज कर लिया तो यह माना जाएगा कि आपने ऑफेंस किया है। किसी भी कंपनी को अपने नाम में बैंक वर्ड यूज करना प्रोहिबिटेड है। लॉ बोला अपने नाम में बैंक वर्ड सिर्फ बैंक से यूज कर सकते हैं, तो आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोई दिक्कत नहीं है, बोले बैंक बैंक वर्ड यूज करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिवाय बैंक के कोई भी कंपनी को अपने नाम में बैंक यूज करना प्रोहिबिटेड है। तो आज मान लो मैंने अपनी कंपनी के नेम में वर्ड क्या यूज कर लिया, बैंक, तो ऐसा मानेंगे कि मैंने क्या किया है, ऑफेंस, और मेरा नाम यूज करना, मेरा नाम जो होगा वो गलत मान लिया जाएगा। तो आप कोई भी ऐसा नाम मत रखिए जो नाम रखना, यूज करना अपने आप में क्या माना गया है, ऑफेंस। लाइक अपने नाम में वर्ड बैंक यूज करना ऑफेंस माना गया है। बोलिए, याद आया, समझ में आया? अच्छा, आगे इन्होंने बोला, आगे इन्होंने बोला, ठीक है, तो आगे इन्होंने बोला कि आप कोई भी ऐसा नाम मत रखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक नहीं लग रहा, जो ओपिनियन ऑफ सीजी में अनडिजायरेबल है। सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि वो नाम अनडिजायरेबल, सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक नहीं लग रहा। तुमने अपनी कंपनी का कोई भी ऐसा नाम अगर रख लिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक नहीं लगेगा, अनडिजायरेबल लगेगा, तो वो मना कर देगी। लाइक मैंने अपनी कंपनी का नाम रख लिया हिंदू भगाओ लिमिटेड, मैंने अपनी कंपनी का नाम रख लिया मुस्लिम भगाओ लिमिटेड, तो बेटा ये जो नाम है ये देश के सेक्युलरिस्ट नेचर के अगेंस्ट है। वी आर अ सेक्युलर कंट्री वेयर एवरी रिलीजन इज इक्वल पर से। वी आर अ सेक्युलर कंट्री जहां पे कहने के लिए हर रिलीजन बराबर है। तो अब अगर मैं अपनी कंपनी का नाम रखूं हिंदू भगाओ लिमिटेड या मुस्लिम भगाओ लिमिटेड, तो ऑब्वियसली बात है ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट है, तो ऑब्वियसली बात है सेंट्रल गवर्नमेंट को ये नाम क्या लगेगा, अनडिजायरेबल लगेगा, और ऐसा नाम आप रख नहीं पाएंगे। तो कोई भी ऐसा नाम मत रखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में अनडिजायरेबल है, कोई भी ऐसा नाम मत रखिए जो नाम रखना ऑफेंस है, कोई भी ऐसा नाम मत रखिए जो आइडेंटिकल है या टू नियरली रिजेंबल करता है टू द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। क्लियर है? अच्छा, अब इन्होंने बोला कोई भी ऐसा नाम मत रखिए जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपकी कंपनी का कनेक्शन है, आपकी कंपनी का पेट्रोनेज है। पेट्रोनेज माने कनेक्शन होना ही होता है। तो आप कोई भी ऐसा नाम मत रखिए जिसको देखकर लगे कि आपकी कंपनी को पेट्रोनेज है, आपकी कंपनी का कनेक्शन है किसके साथ,
चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के साथ, चाहे लोकल अथॉरिटीज के साथ, या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। आज मैंने अपनी कंपनी का नाम रखा राजस्थान चीफ मिनिस्टर लिमिटेड, तो ये लगेगा किसकी कंपनी है? अशोक गहलोत की। लगेगा कि नहीं लगेगा? मैंने अपनी कंपनी का नाम रखा हर हर मोदी लिमिटेड, तो क्या लगेगा कि ये किससे कनेक्टेड है? नरेंद्र मोदी से लिमिटेड है। मैंने अपनी कंपनी का नाम रखा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो क्या लगेगा ये कंपनी किससे कनेक्टेड है? रामनाथ कोविंद से कनेक्टेड है। मैंने अपनी कंपनी का नाम रखा उर्जित पटेल उर्फ आरबीआई लिमिटेड, तो ऐसा लगेगा मेरी कंपनी किससे कनेक्टेड है? आरबीआई से कनेक्टेड है। तो आपको कोई भी ऐसा नाम नहीं रखना जिसको देखकर ऐसा लगे कि आप गवर्नमेंट से जुड़े हो, लोकल अथॉरिटी से जुड़े हो, स्टेट गवर्नमेंट से जुड़े हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हो। आप आ रहा है क्या? और एक लास्ट पॉइंट और है, जगह कम पड़ गई एक पॉइंट बताने में। सर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, वर्ड्स शब्द जो अपने नाम में यूज कर लो, यूज, लेकिन वो वर्ड्स आपको अपने नाम में यूज करने के लिए प्रायर अप्रूवल चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की। क्या चाहिए? प्रायर अप्रूवल चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, ये वर्ड्स कहां बताए जाएंगे? इन्होंने बोला प्रिस्क्राइब वर्ड्स है, तो प्रिस्क्राइब वर्ड्स क्या होंगे? रूल्स में। मैंने इसकी एक लिस्ट बुक्स में दे तो रखी है, आपकी नॉलेज के लिए, लर्न नहीं करनी, आपकी नॉलेज के लिए है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम्हें यूज करने भी है तो कर लेना, लेकिन फिर उसके लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी? प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रायर अप्रूवल दे देगी तो ये वर्ड्स आप अपने नाम में यूज करना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रायर अप्रूवल नहीं देगी तो ये वर्ड्स अपने नाम में यूज मत करना। जैसे प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, ये जो शब्द हैं, ऐसा नहीं है कि आप यूज नहीं कर सकते, ये सब प्रिस्क्राइब वर्ड्स की कैटेगरी में डाले गए हैं। तो आप प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी लेके ये वर्ड्स अपने नाम में यूज कर सकते हो। तो आज आपसे कोई पूछे लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है रिलेटिंग टू द नेम ऑफ कंपनी, 5 बातें याद रखनी है, कोई ज्यादा माथा फोड़ी नहीं। सबसे पहला, कंपनी का नाम आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, टू नियरली रिजेंबल नहीं होना चाहिए एग्जिस्टिंग कंपनी से। दूसरा, कोई भी ऐसा नाम मत रखिए जो नाम रखना ऑफेंस है। और तीसरा, कोई भी ऐसा नाम मत रखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में अनडिजायरेबल है। चौथा, कोई भी ऐसा नाम मत रखिए जो ये शो करे कि आपका कनेक्शन है, आपकी पेट्रोनेज है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और कोई भी प्रिस्क्राइब वर्ड अगर आपको अपने नाम में यूज करना है तो आपको प्रायर अप्रूवल चाहिए होगी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। बताइए आई नहीं आई ये बातें समझ में? सर अब इधर देखना बच्चों, अब इधर देखना बच्चों, हमने एक हेडिंग बनाई लीगल रिक्वायरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नेम ऑफ कंपनी, बनाई कि नहीं बनाई? तो देखो क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हुए चलना। द नेम ऑफ कंपनी शैल नॉट बी आइडेंटिकल विद द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है नेम ऑफ कंपनी शैल नॉट रिजेंबल टू नियरली टू द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी। क्लियर है क्या? अरे बोलो। नेक्स्ट बोल रहा है प्रोहिबिशन ऑन सर्टेन नेम्स, द नेम ऑफ कंपनी शैल नॉट बी सच दैट इट्स यूज बाय द कंपनी कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ। कोई ऐसा नाम मत रखिए जो लॉ के अनुसार यूज करना ऑफेंस है। नेक्स्ट क्या लिखा है? नेम ऑफ कंपनी शैल नॉट बी, नेम ऑफ कंपनी शैल नॉट बी सच दैट इट्स यूज बाय कंपनी इज अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। बोलो आ रहा है क्या? बोलो आ रहा है? पक्का? यस ठीक है, आगे चलेंगे। देखो आगे चलेंगे। सर ऑनलाइन वाले बुला रहे हैं आपको। आप कंपनी शेल, मैं बुलाता हूं तब जवाब देते हैं क्या आप लोग? आप कंपनी शेल नॉट बी रजिस्टर्ड, बोथ वे चलती है सर गाड़ी, वन वे नहीं चलता ट्रैफिक कभी भी। अ कंपनी शेल नॉट बी रजिस्टर्ड, अ कंपनी शेल नॉट बी रजिस्टर्ड बाय अ नेम, कोई भी ऐसे नाम से रजिस्टर्ड मत होना विच शोज विच कंटेन्स एनी वर्ड और एक्सप्रेशन। आप कोई भी ऐसे नाम से मत रजिस्टर्ड हो। अ कंपनी शैल नॉट बी रजिस्टर्ड बाय अ नेम विच कंटेन्स एनी वर्ड और एक्सप्रेशन। एनी वर्ड और एक्सप्रेशन, उसमें कोई वर्ड है, कोई एक्सप्रेशन है जिसे देखकर क्या लग रहा है विच इज लाइकली टू गिव
एन इंप्रेशन दैट द कंपनी इज कनेक्टेड विथ और हैज द पेट्रोनेज ऑफ किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखो क्या लिखा है, एनी कॉरपोरेशन और बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे LIC ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं? LIC ऑफ इंडिया या RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप कोई भी ऐसा नाम मत रखिए। अ कंपनी शैल नॉट बी रजिस्टर्ड बाय अ नेम विच कंटेन्स एनी वर्ड और एक्सप्रेशन which is likely to give an impression that the name of company is connected with or has patronage of CG, SG, local authority, any corporation or body corporate constituted by CG। Constituted का मतलब होता है सेटअप, Constituted वर्ड का मतलब होता है सेटअप। तो any corporation or body corporate set up by CG और SG। और लास्ट, a company shall not be registered by a name। सर ये उल्टी लैंग्वेज लिख रहा है, ऐसे बोलेगा ऐसे नाम से मत रजिस्टर्ड होना जो नाम रखने के लिए प्रायर अप्रूवल सीजी की चाहिए। सिंपल इंटरप्रिटेशन ये है, कुछ नाम ऐसे होंगे जिनके लिए प्रायर अप्रूवल सीजी की चाहिए, वो पढ़ेंगे अभी नाम। अ कंपनी शैल नॉट बी रजिस्टर्ड बाय अ नेम विच कंटेन्स सच वर्ड और एक्सप्रेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अनलेस प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सीजी इज ऑब्टेन्ड। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको रखने के लिए सीजी की प्रीवियस अप्रूवल चाहिए, और जब तक सीजी की प्रीवियस अप्रूवल नहीं मिलेगी वो वर्ड्स आप अपने नाम में यूज नहीं कर पाएंगे। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, सारी ये लीगल रिक्वायरमेंट्स आपको याद रखनी है रिलेटिंग टू द नेम ऑफ कंपनी। इसमें अब रूल्स में कुछ बातें हैं वो डिस्कस करेंगे। हाँ बेटा, ऑनलाइन में कोई क्वेरी पूछा था, बताओ। सर मैं ये बोला था, जैसे आपने बोला ना टू नियरली रिजेंबल नहीं होना चाहिए। हेलो। तो सर जैसे है ना, अभी जैसे सिट्रीजिन वो कैलकुलेटर की कंपनी है, वैसे सिट्रीजिन ऐसी बहुत सारी कंपनी है। सिटीजन है बेटा। हाँ तो सर और सिटीजन नाम की बहुत सारी कंपनी जो है वो सब इलीगल और नॉन रजिस्टर्ड एंटरप्राइजेज हैं। नन ऑफ देम इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ऑल ऑफ देम आर इलीगल एंड दे आर ऑपरेटिंग इलीगली। दैट इज कंप्लीटली आप बोल सकते हैं फॉर्जरी मार्केट और 4 फीट मार्केट। तो वो मार्केट ही लीगल नहीं है, सो ऑब्वियसली दैट इज नॉट लीगल। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? हाँ बेटा। फेसबुक ने अपना नाम मेटा नहीं किया है, डेप्थ में जाइए। मेटा एक होल्डिंग कंपनी है और फेसबुक को उसका सब्सिडरी कर दिया है। फेसबुक की शेयर होल्डिंग मेटा को दे दी गई है एंड मेटा इज द होल्डिंग ऑफ फेसबुक। फेसबुक का नाम नहीं चेंज हुआ है। सेम थिंग हैपेंड विद गूगल ऑल्सो। गूगल इज नाउ अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ अल्फाबेट। तो देयर सेम थिंग वाज बिकॉज अभी हो क्या गया है, फेसबुक के अंडर बहुत सारी कंपनीज हो गई थी, तो उनको फेसबुक को मैनेज करना पॉसिबल नहीं था। सो नाउ दे आर मेड अ कंपनी कॉल्ड इज मेटा। अब उसी में फेसबुक आ गया, उसी में व्हाट्सएप एक अलग कंपनी आ गया, इंस्टाग्राम अलग आ गया और स्नैपचैट और जो भी 4-5 चीजें उनकी। स्नैपचैट शायद नहीं है उनका, जो भी है वो है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ, अगर टाटा स्काई वो सरेंडर कर दे। एक्चुअली क्या है मैं बताता हूं, कंपनीज एक्ट तो जो है उसके अलावा ट्रेडमार्क एक्ट भी होता है। तो जब हम अपना कोई यूनिक नाम चूज करते हैं तो ट्रेडमार्क एक्ट में भी रजिस्टर करते हैं। तो अभी टाटा ने क्या किया है, टाटा स्काई जो नाम है, टाटा स्काई जो नाम है वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एक्ट से नहीं हटाया है। तो अभी उस नाम का मालिक कौन है? टाटा ही है। अगर वो ट्रेडमार्क एक्ट में नहीं रजिस्टर्ड होता और टाटा स्काई अपना नाम टाटा स्काई से टाटा प्ले कर लेती तो फिर वो जो नाम था वो सरेंडर हो जाता, फिर वो अवेलेबल हो जाता। अब इसमें मैं बताता हूं अंदर की बात। टाटा स्काई ने अपना नाम टाटा प्ले क्यों किया? क्योंकि विस्तारा एयरलाइन, एयर एशिया और इंडियन एयरलाइंस यानी एयर इंडिया, इन सब में मेजॉरिटी स्टेक है किसका? टाटा का। तो नाउ टाटा इज गोइंग टू क्रिएट अ पेरेंट कंपनी कॉल्ड एज टाटा स्काई। उसके अंदर दे आर गोइंग टू इंक्लूड एयर इंडिया, दे आर गोइंग टू इंक्लूड विस्तारा एंड एयर एशिया। गूगल कर लेना, मिल जाए तो मुझे बता देना, नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। बस अब नहीं, टाइम पास मत करो। ठीक है, आगे आओ, बताते हैं। अभी एक बार ये रूल्स पढ़ा दें। सर, प्रोविजंस कंटेन्ड इन रूल 8 ऑफ कंपनीज इन कॉर्पोरेशन रूल 2014। अब रूल्स में एक तो कुछ वर्ड्स हैं,
ये वो सारे वर्ड्स हैं, पहले फर्स्ट सेकंड पॉइंट छोड़ो, पढ़ा दूंगा, पहले ये देखो, एक ये थर्ड पॉइंट में ये सारे वर्ड्स हैं, ये सारे लिस्ट है पूरी, ये पूरी इतनी बड़ी लिस्ट है, आपको कोई लर्न नहीं करनी, बस ये तो नॉलेज के लिए दे दी कि इनमें से कोई भी वर्ड अगर अपने नाम में आपको यूज करना है, देन इट रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी, जैसे बोर्ड, कमीशन, अथॉरिटी, अंडरटेकिंग, नेशनल, यूनियन, सेंट्रल, फेडरल, रिपब्लिक, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, एसएसआई, खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल, पंचायत डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएम, सीएम, मिनिस्टर, नेशन फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, डेवलपमेंट स्कीम, स्टैट्यूट, स्टैट्यूटरी कोर्ट, जुडिशियरी ब्यूरो। ठीक है, इनमें से कोई भी नाम आपको यूज करना है तो सीजी की अप्रूवल चाहिए। तो दिस इज ओनली फॉर नॉलेज पर्पसेस, बट वी शुड नो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट। बेटा अगर हम एक सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हैं, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बना रहे हैं, अगर हम क्या बना रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बना रहे हैं, यानी सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हैं, तो सेक्शन 8 कंपनी के नाम में आपको पता है लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड तो नहीं आता, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के नाम में इनमें से कोई भी एक वर्ड आना जरूरी है। फाउंडेशन, फोरम, एसोसिएशन, फेडरेशन, चेंबर्स, कॉन्फेडरेशन, काउंसिल, इलेक्टोरल ट्रस्ट, और भी बहुत बड़ी लिस्ट थी, ये हमने कुछ वर्ड्स लिखे। आज अगर मैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाऊंगा तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के नेम में इनमें से कोई एक वर्ड आना मैंडेटरी है। रिक्वायरमेंट सेक्शन 8 कंपनीज, क्या लिखा हुआ है, द नेम ऑफ अ कंपनी प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 8 शैल, जहां भी वर्ड शैल आ जाए, शैल माने मैंडेटरी, शैल इंक्लूड द फॉलोइंग वर्ड्स, या तो फाउंडेशन, या फोरम, या एसोसिएशन, या फेडरेशन, या चैंबर्स, या कॉन्फेडरेशन, या काउंसिल, या इलेक्टोरल ट्रस्ट, एटसेट्रा। बोलिए आया? यहां तक क्लियर है? हल्का सा रिलेट कराऊं, जो नए आए हो परेशान मत होना। आपको याद है हमने एक रूल पढ़ा था, एजुडियम जेनेरिस, एक ही जाति या प्रजाति के, ऑफ द सेम क्लास और स्पीशीज। अगर लॉ में जनरल वर्ड भी यूज होते हैं और स्पेसिफिक वर्ड भी यूज होते हैं, और स्पेसिफिक वर्ड जनरल वर्ड से पहले आते हैं, तो जनरल वर्ड में भी वही लोग लिए जाते हैं जो स्पेसिफिक वर्ड में आ रहे थे। याद आया क्या? जैसे हमने एग्जांपल लिया था सलमान खान, शाहरुख खान, याद आया? सर क्यों लिए जाते हैं सारे एग्जांपल? ताकि याद रहे, नहीं तो अभी मैं तुम्हें दूसरा वाला एग्जांपल पूछूंगा ना, आधों को भी नहीं याद आएगा। दूसरा वाला एग्जांपल कौन सा लिया था बताओ अब? बताओ, वो वाला था क्या? बिल्कुल वही था, कॉस्मेटिक वाला, टॉयलेटरीज वाला, याद आया? लेकिन अब वो तो याद कितना मुश्किल से आया। सलमान खान तो मुचल लिए, बोले वाओ है। तो यहां भी सर एजुडियम जेनेरिस लगेगा। अब फाउंडेशन, फोरम, एसोसिएशन, फेडरेशन, चेंबर, कॉन्फेडरेशन, काउंसिल, इलेक्टोरल ट्रस्ट, ये सब नॉर्मली चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को डिनोट करने वाले नाम है। तो एटसेट्रा में भी कोई ऐसी चीजें आएंगी जो चैरिटेबल ट्रस्ट को डिनोट करेंगे। नहीं एटसेट्रा में बोलो लायन ले लो, एलिफेंट ले लो, टाइगर ले लो, ठीक है, ये नहीं होता है। तो अभी यहां पे एजुडियम जेनेरिस लगेगा, तो एटसेट्रा में भी वही लोग आएंगे जो मिलते जुलते हैं फ्रॉम फाउंडेशन, फोरम, एसोसिएशन, फेडरेशन, चेंबर एटसेट्रा से। बोलिए आया? ये ऐसे ही मैंने रिलेट कराया। जो बच्चे अभी अर्ली बर्ड में आए थे उन लोगों को ये मैंने पढ़ाया है। जो लोग अभी आप लोग आए, आपको भी सही समय आने पे पढ़ाएंगे, चिंता मत कीजिए। यहां तक क्लियर है क्या? अच्छा, एक निधि कंपनी होती है, पता है आपको? फाउंडेशन में पढ़ी होगी आपने। पढ़ी है तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ी है तो उससे भी बढ़िया। इंटर में सिलेबस में है नहीं, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं निधि कंपनी पे 1% का भी कोई डिस्कशन नहीं करने वाला हूं। मैं नहीं बताऊंगा आपको कि निधि कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो अपने मेंबर्स में कॉस्ट कटिंग और सेविंग की हैबिट एनकरेज करती है। वो मेंबर को बोलती है कि आप अपने खर्चों में कटौती कीजिए, पैसा सेव कीजिए, जो पैसा आप सेव कर रहे हैं वो हमें डिपॉजिट के फॉर्म में दीजिए। और निधि कंपनी अपने मेंबर्स को नीड के टाइम पर लोन एंड एडवांसेस भी ग्रांट करती है। ये आपने फाउंडेशन में पढ़ा है, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस। तो देखो क्या लिखा है, सिर्फ इतना लिखा है, निधि कंपनी के नाम के एंड में निधि लिमिटेड आना जरूरी है। जैसे आज इसने एक निधि कंपनी बनाई तनीषा ने, तो तनीषा की निधि कंपनी का नाम होगा तनीषा निधि लिमिटेड। या इसने कैसा नाम है, गीतांश ने बनाई गीतांश निधि लिमिटेड। अरे शादी का कार्ड नहीं है, निधि माने कोष या फंड होता है।
तो खुश क्यों हो गया इतना निधि समझे? बोले गीतांश निधि सपने चल रहे हैं इसके हैं। चलो खैर कोई ना, यहां तक क्लियर है क्या? पक्का? तूने फीस दी है ना पक्का? नहीं मेरे को पढ़ता है उससे तो, इसलिए तो पूछा कल आए नहीं तू। चलो चलो चलो, मैं बोल रहा हूँ ना स्पेशल टैलेंट है। चलो यहां तक क्लियर है, सबको आया? यस सर, आ रहा है? ठीक है। अच्छा इधर से कोई एक क्वेरी पूछा था उस टाइम पर। हाँ बताओ बेटा, आपका नाम क्या है? कार्तिक। हाँ बेटा बताओ। वो तो उससे कोलैबोरेशन अभी भी, और स्काई का सिर्फ 10% शेयर है। एक कंपनी है टेलेस्का, टेलेस्का का 20% पार्टनरशिप है और 80% टाटा का। नहीं, 80% टाटा का है और 20% स्काई का था। उस 20% में से 10% टेलेस्का को दे दिया। अब 10% स्काई का है, 10% टेलेस्का का है और 80% टाटा का है। ऐसे कहानी है, छोड़ो उसको, अभी डेप्थ में नहीं जाएंगे। मैंने उसके शेयर खरीदे, मैं बहुत रिसर्च किया मैंने। यहां तक क्लियर है क्या? चलो यहां तक समझ में आया क्या? चलो सर, बस हो गया सेक्शन 4 खत्म। अब सर सेक्शन 4 खत्म और मेमोरेंडम खत्म। क्या खत्म? सेक्शन 4 खत्म और मेमोरेंडम खत्म। आया क्या? ये सर ये सब हमको आता है, छोटी बातें हैं। अब आओ आर्टिकल्स पे, अब आओ। अब आपसे कोई पूछे आर्टिकल्स क्या है, तो बेटा मेमोरेंडम एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी का चार्टर होता है। मेमोरेंडम कंपनी को बनाने का ऑब्जेक्टिव बताता है, मेमोरेंडम कंपनी को बनाने का पर्पस बताता है, मेमोरेंडम कंपनी की स्कोप ऑफ पावर्स बताता है। मेमोरेंडम कंपनी का प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम कंपनी का फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है। ये तो था मेमोरेंडम, ठीक है। अब आए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी कि एओए। सर बेसिकली आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के मैनेजमेंट के लिए। आर्टिकल्स बेसिकली ऐसा बोलते हैं इनसाइडर्स के लिए। इनसाइडर जैसे कंपनी में जो डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, कंपनी के जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, कंपनी के जो सीईओ हैं, सीएफओ हैं, जो कंपनी के मेंबर्स हैं, उन लोगों के लिए बेटा क्या बनाया जाता है? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में बच्चों क्या होते हैं? आर्टिकल्स में बच्चों रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों आर्टिकल्स में? रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। जैसे एग्जांपल देता हूं, आज कंपनी के डायरेक्टर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगी, वो आर्टिकल्स में लिखी होती हैं। डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन क्या होगा, आर्टिकल्स में लिखा होता है। सीईओ, सीएफओ, मैनेजिंग डायरेक्टर की क्या पावर्स होंगी, आर्टिकल्स में लिखी होती है। कंपनी अपनी ऑथोराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर सकती है, नहीं कर सकती है, आर्टिकल्स में लिखा होता है। कंपनी के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना अलाउड रहेगा, नहीं रहेगा, आर्टिकल्स में लिखा होता है। आज आर्टिकल्स ने मना कर दिया तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती है, आर्टिकल्स अलाउ करेंगे तभी कर सकती है। शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू होते हैं, तो शेयर को प्रीमियम पे इशू करना अलाउड रहेगा, नहीं रहेगा, दैट इज अगेन डिसाइडेड बाय द आर्टिकल। तो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट से जुड़े जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सब आर्टिकल में लिखे। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, किसी शेयर होल्डर का कॉल इन अरियर है तो कॉल इन अरियर पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगी, आर्टिकल में लिखी होती है। किसी मेंबर का कॉल इन एडवांस है तो उसे एडवांस में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होगा, आर्टिकल में लिखा होता है। हजारों बातें होती है सर आर्टिकल में। आर्टिकल इज मोर डिटेल्ड देन मेमोरेंडम। समझना, आर्टिकल एज अ डॉक्यूमेंट इज मोर डिटेल्ड देन मेमोरेंडम। अब कॉन्सेप्ट यह है कि आर्टिकल्स के अंदर क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो देखो अब अगर हम बात करें आर्टिकल के मीनिंग्स की, किसकी बात करें, आर्टिकल के मीनिंग की बात करें, तो पहले पढ़िए मीनिंग। आर्टिकल्स आर द रेगुलेशंस फ्रेम बाय द कंपनी फॉर इट्स ओन गवर्नेंस। आर्टिकल्स क्या है, रेगुलेशंस हैं जो कंपनी ने अपने खुद के गवर्नेंस, खुद के मैनेजमेंट के लिए बनाए। कुल मिला के आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है आर्टिकल्स contain rules and regulations. Articles contain rules and regulations for management of internal affairs of company. For management of internal affairs of कंपनी।
आर्टिकल्स में कुल मिला के क्या होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। किसके लिए? इंटरनल मैनेजमेंट के लिए। क्लियर है क्या? अच्छा, कुल मिला के ऐसा बोलते हैं, आर्टिकल्स आर द, यस वेरी गुड, आर्टिकल्स आर द बायलॉज ऑफ द कंपनी। बायलॉज माने इंटरनल रूल्स, बायलॉज माने इंटरनल रूल्स। आर्टिकल्स आर द बायलॉज ऑफ द कंपनी। आर्टिकल्स क्या है बच्चों? कंपनी के बायलॉज हैं। यहां तक समझ में आया नहीं आया? आर्टिकल का मीनिंग क्लियर है सबको? अब सर आर्टिकल का मीनिंग तो हो गया। अच्छा, अब अपनी बुक में मेमोरेंडम की डेफिनेशन निकालो। अपनी बुक में मेमोरेंडम की डेफिनेशन निकालो। निकाली? निकाल ली क्या? तो बेटा मेमोरेंडम की जो डेफिनेशन है वही सेम आर्टिकल्स की डेफिनेशन है। बोलते हैं आर्टिकल्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे ओरिजिनली कंपनीज एक्ट 2013 में या प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर किया गया, और फिर जिसे टाइम टू टाइम कंपनीज एक्ट या प्रीवियस कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग ऑल्टर किया गया। तो आर्टिकल मींस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन पर्संस ऑफ प्रीवियस कंपनी लॉ और दिस एक्ट। क्लियर है क्या? तो आर्टिकल्स और मेमोरेंडम की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, बस मेमोरेंडम है मेमोरेंडम मेमोरेंडम है, यहां पे आर्टिकल आर्टिकल है। तो देखो बच्चों ध्यान से सुनना, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 2 क्लॉज 6, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 2 क्लॉज 6 डिफाइन करता है आर्टिकल्स। ये क्या बोलता है? ये बोलता है आर्टिकल्स मींस द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम और अप्लाइड इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और दिस है। तो आप में से पूछोगे आर्टिकल्स क्या है? तो आर्टिकल्स मींस द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टू टाइम और अप्लाइड इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉज और दिस एक्ट। बोलिए आया? वेरी गुड। कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स में कुछ नहीं पढ़ना। एक्चुअली कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल में लिखा है कि आर्टिकल्स के वो कंटेंट होंगे जो प्रिस्क्राइब्ड होंगे, प्रिस्क्राइब्ड होंगे रूल से, वो रूल हमारे सिलेबस में है नहीं, सो दिस टॉपिक डज नॉट कैरी एनी वेटेज। अब नाउ दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रोविजन, नाउ दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रोविजन। बहुत बहुत अच्छा प्रोविजन ये है, बहुत समझने वाला प्रोविजन ये है। तो मैं आपको समझा रहा हूं, समझ में आएगा, समझ में आए तो अग्री कर देना, नहीं समझ में आए तो ठीक है फिर समझा देंगे, और तो क्या है। ठीक है, इधर देखना बच्चों। अब एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, एंट्रेंचमेंट। क्या मतलब है? एक कॉन्सेप्ट है एंट्रेंचमेंट। क्या मतलब है तो मैं बताऊंगा ना, रिपीट कर दिया वर्ड एंट्रेंचमेंट। इस वर्ड का क्या मतलब है, मैं तो ये पूछ रहा था आपसे। एंट्रेंचमेंट वर्ड का एक सिंपल डिक्शनरी लैंग्वेज होती है, अगर उसमें मतलब पूछोगे तो टू प्रोटेक्ट होता है। एंट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है? टू प्रोटेक्ट। सिंपल टर्म्स में अगर आप मेरे से डिक्शनरी मीनिंग इस एंट्रेंचमेंट वर्ड का मतलब एंट्रेंचमेंट का पूछोगे तो एंट्रेंचमेंट वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग होता है टू प्रोटेक्ट। अब ये टॉपिक है एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल्स, एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल्स, सेक्शन 5 ही है। एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल्स सेक्शन 5 ही है। ठीक है, अब सर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अब सर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे कंपनी है XYZ लिमिटेड, ठीक है, इस कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में, इस कंपनी ने, एक कंपनी है बेटा XYZ लिमिटेड, इस कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में एक रूल बना लिया, एक प्रोविजन बना लिया। एक एग्जांपल बना रहा हूं। तो इस कंपनी के आर्टिकल्स में एक प्रोविजन लिखा हुआ था, इस कंपनी के आर्टिकल्स में प्रोविजन लिखा हुआ था कि एवरी ईयर ऑल डायरेक्टर्स विल रिटायर, every year all directors will retire and new directors will be appointed। बोले हर साल सारे डायरेक्टर्स रिटायर होंगे और उसकी जगह नए डायरेक्टर अपॉइंट होंगे।
तो ये कंपनी की एक इंटरनल पॉलिसी हो गई। ये इंटरनल पॉलिसी लिखी हुई है आर्टिकल्स में। अच्छा, अब क्या कंपनी अपने आर्टिकल्स में अमेंडमेंट कर सकती है, चेंज कर सकती है? क्या कंपनी को अपने आर्टिकल्स में ऑल्ट्रेशन करना अलाउड है? तो सेक्शन 14 लगता है ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स पे। कौन सा सेक्शन लगता है? सेक्शन 14। सेक्शन 14 बोलता है अगर आर्टिकल्स ऑल्टर करने हैं तो सिर्फ एक छोटी सी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। क्या पास करना होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना मतलब 75% वोट्स, 75% वोट्स आपको फेवर में चाहिए। मतलब पॉइंट ये हो गया कि आज अगर कोई कंपनी अपने आर्टिकल में चेंजेस करना चाहती है तो उसे 75% या उससे ज्यादा वोट्स फेवर में चाहिए, तो फिर आप अपने आर्टिकल में चेंजेस कर सकते हो। तब जैसे आर्टिकल में प्रोविजन है कि हर साल सारे डायरेक्टर रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह नए डायरेक्टर अपॉइंट होंगे। अब मान लो कंपनी इस प्रोविजन में ऑल्ट्रेशन करना चाहती है तो सिर्फ क्या करना है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है और चेंज कर दे। समझ में आया? लेकिन सर जो कंपनी के फाउंडर्स थे, प्रमोटर्स थे, या इन जनरल कंपनी के सभी मेंबर्स का यह विश्वास था कि इस प्रोविजन को आसानी से ऑल्टर नहीं करना है। बोले होता क्या है, अगर सालों साल सेम डायरेक्टर कंपनी में रहते हैं तो उनका कंपनी पे अननेसेसरी कंट्रोल आ जाता है। तो कंपनी की अच्छी वर्किंग के लिए कंपनी के सारे लोगों का यह विश्वास था, उनको यह लग रहा था कि अगर हम चाहते हैं कि सालों साल कंपनी अच्छे से चले तो हर साल डायरेक्टर चेंज होने चाहिए, ऐसा उनका विश्वास था। तो वो ये नहीं चाहते हैं कि प्रोविजन इजीली ऑल्टर हो, वो ये नहीं चाहते हैं कि प्रोविजन इजीली ऑल्टर हो। वो इस प्रोविजन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो इस प्रोविजन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जो कंपनी के ओनर्स हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, वो इस प्रोविजन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो बोले अगर आप आर्टिकल के किसी भी प्रोविजन को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आप एक काम करो, मोर रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस बना सकते हो, मोर रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस बना सकते हो उसके ऑल्ट्रेशन के लिए। मोर रिस्ट्रिक्टिव यानी ज्यादा स्ट्रिक्ट। बोले अगर आप चाहते हो कि ये प्रोविजन जल्दी से चेंज ना हो, ये प्रोटेक्टेड रहे, तो जैसे कंपनीज एक्ट में तो ऑल्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट एसआर है, पर आप चाहो तो अपनी तरफ से ज्यादा स्ट्रिक्ट, एसआर से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट कोई रिक्वायरमेंट बना सकते हो जिस प्रोविजन को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो उसके ऑल्ट्रेशन के लिए। लाइक अब कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में ही लिख दिया कि अगर ये वाला प्रोविजन ऑल्टर करना है, अगर ये वाला प्रोविजन ऑल्टर करना है तो आपको उसके ऑल्ट्रेशन के लिए, फॉर ऑल्ट्रेशन 100% अप्रूवल चाहिए। क्या चाहिए? मतलब कंपनी ने बोल दिया कि नॉर्मली 75% अप्रूवल चाहिए होती है, लेकिन अगर यह पर्टिकुलर प्रोविजन आपको ऑल्टर करना है तो सभी मेंबर्स की 100% अप्रूवल चाहिए होगी। सब अप्रूवल देंगे तो यह प्रोविजन ऑल्टर होगा, वरना नहीं होगा। तो हम बोलेंगे कि हमने आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट डाल दिया है, प्रोटेक्शन डाल दिया है। किसका प्रोटेक्शन डाल दिया है? इस वाले प्रोविजन का। उसी तरीके से आर्टिकल के किसी भी प्रोविजन को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? बाय मेकिंग मोर रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस फॉर इट्स ऑल्ट्रेशन। क्लियर है क्या? समझ में आया? तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट यह है बच्चों, a company can make more restrictive provisions then passing of SR for
फॉर ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स, फॉर ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स। देखो मैंने क्या लिखा, रीड करना। मैंने लिखा बच्चों, अ कंपनी कैन मेक, अ कंपनी कैन मेक मोर रिस्ट्रिक्टिव यानी मोर स्ट्रिक्ट प्रोविजन। किसके कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रिक्ट? एसआर के कंपैरिजन में, देन पासिंग एसआर। किस चीज के लिए ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजन बना सकती है? फॉर ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स। तो जब आप स्पेशल रेजोल्यूशन से भी ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव, ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजंस ऑल्ट्रेशन के लिए बना देते हो, तब हम बोलते हैं कि आपने आर्टिकल्स में क्या करा है? एंट्रेंचमेंट करा है। क्लियर है क्या? अच्छा, अब सर अगर आपको आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन डालने हैं, अगर आपको आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन डालने हैं, तो दो ऑप्शन है सर, दो ऑप्शन है। मैनर क्या होगा? मैनर ऑफ एंट्रेंचमेंट क्या होगा? अगर आपको आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन डालने हैं तो कैसे डालोगे? बोले या तो कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो रही है तभी आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन डाल दो, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है तभी डाल दो। मतलब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी उसी टाइम आर्टिकल बनेगा। तो जब आर्टिकल नया ताजा बना, एकदम फ्रेश आर्टिकल बन रहे थे कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम, उसी टाइम एक पॉइंट एंट्रेंचमेंट का भी घुसा दो अंदर, बात खत्म। तो भैया एक तो एंट्रेंचमेंट कब डाल सकते हो? एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, या तो मैनर ऑफ एंट्रेंचमेंट होगा एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर ही आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन डाल देना। अगर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे एंट्रेंचमेंट के प्रोविजंस डाल दिए तो बात खत्म। अगर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे एंट्रेंचमेंट के प्रोविजंस डाल दिए आर्टिकल्स में तो बात खत्म। मान लो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे नहीं डाले, मान लो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर नहीं डाले, बाद में डालने, तो क्या ऑप्शन है? तो क्या ऑप्शन है? तो क्या ऑप्शन है? अगर एट एनी अदर टाइम डालने हैं तो क्या ऑप्शन है? एट एनी अदर टाइम डालने हैं तो क्या करें? अब लॉ बोला एट एनी अदर टाइम डालने हैं तो फिर दो ऑप्शन है। एट एनी अदर टाइम डालने हैं तो फिर दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? बोले अगर प्राइवेट कंपनी डालना चाह रही है, कौन डालना चाह रही है? तो उसे सभी मेंबर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। मतलब आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट करने के लिए आपको सभी मेंबर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। मतलब आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट अगर करना है, डालना है, तो सभी मेंबर से पूछना पड़ेगा डाल दें एंट्रेंचमेंट? बोलो डाल दें क्या? अरे बोलो डाले क्या? और जब सब मेंबर अप्रूवल देंगे तब डालना। और अगर पब्लिक कंपनी के केस में आर्टिकल्स में क्या डालने हैं? एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन डालने हैं, तो वो आप डाल सकते हो बाय पासिंग एसआर। क्या पास करके डाल सकते हो? एसआर। जनरल मीटिंग कराना, शेयर होल्डर से पूछना डाल दें एंट्रेंचमेंट? बोलो डाल दें क्या एंट्रेंचमेंट? अरे बोलो डाल दें क्या? तो फिर वोटिंग होगी। तुम्हारे यस बोलने से थोड़ी होगा बेटा, कंपनी के मेंबर से पूछना है, तो फिर वोटिंग होगी। और वोटिंग में अगर एसआर पास हो गया तो एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन आर्टिकल्स में डाल दिए जाएंगे। तो प्राइवेट कंपनी में डालने हैं तो जब सभी मेंबर अप्रूवल देंगे तब डालेंगे। पब्लिक कंपनी में डालने हैं तो आराम से डाल सकते हो बाय पासिंग एसआर। और उसके बाद आरओसी को नोटिस दिया जाता है, हे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ये तुम्हारी सूचना के लिए है कि हमने अपने आर्टिकल्स के अंदर एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन डाल दिए। तो हमारे पास ऑप्शन कितने हो गए? हमारे पास ऑप्शन कितने हो गए सर? दो, तीन कहां? या तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे डाल दो या बाद में डाल दो। बाद में डालोगे तो प्राइवेट कंपनी में ऑल मेंबर से पूछ के डालोगे, और पब्लिक कंपनी में डालोगे तो एसआर पास करके डालोगे।
पर अगर आर्टिकल में एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन डालते हो तो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में और प्रिस्क्राइब मैनर में आरओसी को नोटिस देना पड़ेगा कि हे आरओसी, ये तुम्हारी सूचना के लिए है कि हमने अपने आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन डाल दिए हैं। बताओ बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रेंचमेंट समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ, आ गया आपको सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में? बताओ, आया? अच्छा कॉन्सेप्ट है, इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट। बोलो क्लियर है क्या? मतलब है क्या ये समझो। एंट्रेंचमेंट का मतलब होता है आर्टिकल्स को प्रोटेक्ट करना। यहां पे किसे प्रोटेक्ट करें? आर्टिकल्स को। अब कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं आर्टिकल्स को? कि आप जो स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है आर्टिकल्स में ऑल्टरेशन करने के लिए, उससे ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव, उससे ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजंस बना सकते हो फॉर ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स। अब या तो एंट्रेंचमेंट करना है तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे कर देना, या आपको एंट्रेंचमेंट करना है तो इनकॉर्पोरेशन के बाद प्राइवेट कंपनी में ऑल मेंबर्स के अप्रूवल से कर देना, पब्लिक कंपनी में एसआर पास करके कर देना। बोलिए आया? देखना इधर, प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट क्या लिखा है? द आर्टिकल्स मे कंटेन द प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट, दैट इज, अब यहां मतलब आ रहा है सर्टेन स्पेसिफाइड प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल्स ऑल्टर हो जाएंगे, कैन बी ऑल्टर्ड ओनली बाय कंप्लाइंग विथ सच कंडीशंस और प्रोसीजर्स एज आर मोर रिस्ट्रिक्टिव। जो मोर रिस्ट्रिक्टिव है यानी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, देन किससे? देन दोज एज एप्लीकेबल इन केस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। अच्छा, कब डालेंगे एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन? द प्रोविजंस ऑफ एंट्रेंचमेंट में बी मेड, कब? ईदर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी और एट एनी अदर टाइम। ये इंप्लाइड है कि एनी अदर टाइम की बात हो रही है यहां पे। एनी अदर टाइम में कब बनाएंगे? बाय अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स अमेंड करके उसमें एंट्रेंचमेंट डाल दो। कैसे? कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स, सभी मेंबर से पूछना पड़ेगा। कौन सी कंपनी में? प्राइवेट कंपनी में। या बाय अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल, कैसे? बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। कौन सी कंपनी में? पब्लिक कंपनी में। बोलिए आ रहा है? तो और फाइनली किसको नोटिस देना है? आरओसी। तो लास्ट पॉइंट बोल रहा है, वेयर द आर्टिकल्स कंटेन प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट द कंपनी शैल गिव नोटिस ऑफ सच प्रोविजंस टू द रजिस्ट्रार। कैसे देगी? उस फॉर्म और मैनर में जो प्रिस्क्राइब्ड होगा। इसका प्रिस्क्राइब वाला पार्ट हमारे सिलेबस में है नहीं, सो वी विल नॉट डिस्कस। बताइए एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन आया नहीं आया समझ में? इट्स अ गुड इशू, इट्स अ वेरी गुड इशू। बोलिए आया? ठीक है, तो ये आपने हाईलाइट कर लिया। ठीक है, सबको समझ में आ गया बेटा? एकदम Yes, पक्का से लगा? एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन हमको आ रहे थे? जी सर, हमको आ रहे थे। अब बेटा इधर देखना, एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल तो हो गया। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल्सो ड्रॉ द एग्जाम्पल बीनीथ इट। ठीक है, आप तो इंटेलिजेंट हो, जो एवरेज बच्चे हैं वो बना लेना। ठीक है, तो काइंडली ड्रॉ द एग्जाम्पल एज वेल, क्योंकि केस स्टडीज आती है पेपर में, और केस स्टडीज आप तभी कर पाओगे जब आपको एग्जाम्पल्स पे क्लैरिटी है। डन है क्या बेटा? पक्का? Yes, चलिए, तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जब कल आएंगे, आप ये मान लो सेक्शन 5 मेरा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ठीक है, क्योंकि सेक्शन 5 में एक पॉइंट फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल है, वो मैंने कल ही पढ़ा दिया था। उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचा है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ मॉडल आर्टिकल्स। वो कल पढ़ाऊंगा, वो मैंने फाउंडेशन में भी पढ़ाया हुआ है, मुझे पता है आपको याद नहीं होगा, तो वो पढ़ाकर हम वो खत्म करेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या करना है। सेक्शन 6 है वैसे तो। यहां तक क्लियर है क्या? बताओ।